आप सबका दिल से स्वागत है। एक रेसलर था क्रिस, उसे रेसलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना था और उसने अपना नाम बनाया। उसकी एक शादी हुई, शादी के अंदर प्रॉब्लम्स हुई। उसकी दूसरी शादी हुई, शादी के अंदर प्रॉब्लम्स हुई। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके साथ कुछ चीज़ें हुई। उसके बाद एक दिन उसे इवेंट में जाना था, बट उसने कहा कि उसकी वाइफ और उसके लड़के की तबीयत ख़राब है। लेकिन जब 3 दिन वो इवेंट में नहीं पहुंचता है और पुलिस उसके घर पहुंचती है, तो पुलिस जो देखती है, पुलिस शॉक। जितने रेसलिंग के मेंबर्स थे, जितने उसके कलीग्स थे, जितने उसके फ्रेंड्स थे, हर कोई शॉक। और उस दिन के बाद से लोग उस रेसलर पर, जिसे बहुत सक्सेस मिला था, जिसका कैरियर बहुत अच्छा था, उसका नाम लेना तक पसंद नहीं करते। लोगों को उस रेसलर पर बहुत गुस्सा है आज भी। तो ऐसा उस रेसलर ने क्या किया अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कि पूरे रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने उसका नाम तक लेना बंद कर दिया और लोगों को जो उसके ऊपर प्यार था वो नफ़रत में बदल गया। तो आज की कहानी भी बहुत अलग है। मैं पूरी कहानी चालू करूं उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, सब्सक्राइब कर जाना चैनल। और हम रोज़ की तरह एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. क्रिस का जन्म होता है 21 मई 1967। क्रिस 12 साल का होता है। वो एक रेसलिंग मैच देखने के लिए जाता है। तब से उसे बनना था रेसलर। अब वो मैच देखने के बाद उसने उसकी तैयारी चालू कर दी रेसलर बनने के लिए। उसके पेरेंट्स ने भी उसे पूरा सपोर्ट दिया। 1985 में वो रेसलिंग की दुनिया में अपना कदम रखता है। अब उसकी एक टैग टीम मैच रहती है, वो जीत जाता है। वहाँ से उसका कैरियर शुरू होता है रेसलिंग के अंदर। बट जैसे हर रेसलर की अलग अलग स्टाइल रहती है, वैसे क्रिस भाई जो थे उनकी भी अलग अलग स्टाइल थी और ज़्यादातर उन्हें हमेशा सर पर चोट लगती थी। जिस तरीके से वो जंप मारते थे, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसे डिवाइन हेडबट कहते हैं। बहुत सारे टाइम उनके सर पे इतनी चोटें लगती थी, उसके बाद भी वो इतना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। ये जो मैंने आपको बताया, क्रिस को सर पे चोट लगती थी और वो इतना मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता था। अब ये चीज़ को आप याद रखना, क्योंकि इससे एंड कनेक्टेड है। आपको पता चलेगा एंड में कि ये मैंने क्यों बताया था। क्रिस की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। कोई चैंपियनशिप जीतते तो कोई हारते। WWE इवेंट में एंटर कर दिया। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब उन्हें मिला। रॉयल रंबल वो जीत गए थे। बट उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, 1988 में वो शादी करते हैं मार्टिना से। प्रोफेशनल कैरियर बराबर चल रहा है। शुरुआत में शादी भी अच्छी चल रही थी। उनके 2 बच्चे हुए, डेविड और मैगन। अब क्रिस लेते थे बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स और भी अलग अलग चीज़ें। तो स्टीरॉइड्स लेने से क्रिस का दिमाग बहुत गर्म रहता था, बहुत गुस्सा आता था। मार्टिना से जब शादी हुई तब तो सब चीज़ें ठीक थी, बट आहिस्ते आहिस्ते क्रिस बहुत एग्रेसिव हो जाते थे उनकी वाइफ के साथ। क्रिस की वाइफ ने बहुत टाइम तक सब चीज़ें हैंडल की, बट एक टाइम के बाद क्रिस के एग्रेसिव बिहेवियर से वो परेशान हो गई थी और मार्टिना ने क्रिस को दे दिया था डिवोर्स। डिवोर्स के बाद वो थोड़ा टाइम तक दुखी रहे, बट उनका प्रोफेशनल कैरियर चल रहा था। इस बीच नैन्सी नाम की लड़की से क्रिस का अफेयर होता है और नैन्सी से वो शादी करते हैं और एक लड़का होता है डैनियल। 2000 में इनकी शादी हुई थी। नैन्सी के साथ भी सेम चीज़ होती है। शुरुआती दौर क्रिस का और नैन्सी का बहुत अच्छा चलता है, पर थोड़े समय बाद दोनों के बीच में झगड़े चालू हो जाते हैं और वो जब एग्रेसिव हो जाता है तब अलग अलग चीज़ें करता है। नैन्सी 3 साल में फेडअप हो गई। नैन्सी ने डिवोर्स फाइल किया, बट क्रिस ने पूरी ट्राई की शादी बचाने की। उसने नैन्सी को समझाया, नैन्सी से रिक्वेस्ट की कि डिवोर्स मत लो, मैं पूरी ट्राई करूँगा कि हम दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरीके से रहे और एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसे मैं कम कर दूँगा। नैन्सी मान गई। नैन्सी ने डिवोर्स कैंसिल कर दिया। बट यहाँ पर नैन्सी ने गलती की थी। नैन्सी तभी डिवोर्स दे देती तो आगे चल के जो हादसा होने वाला था वो नहीं होता। अब क्रिस की प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत अच्छे दोस्त ने एंट्री मारी थी जिसका नाम था एडी गरेरो। दोनों ने साथ में काफ़ी मैच खेली, दोनों साथ में प्रमोशन के लिए जाते थे,
दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि हर कोई उन दोनों को दोस्त नहीं भाई कहता था। क्रिस एडी से बहुत अटैच था। 13 नवंबर 2005 क्रिस का जो फ्रेंड था एडी, वो होटल रूम के अंदर ब्रश करते वक्त उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। बस ये क्रिस का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एडी क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त था। तो क्रिस से वो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। WWE ने एडी के लिए ट्रिब्यूट रखा, तब क्रिस बहुत रोया। देखिए ये वीडियो। You're in a better place, and I know that you're looking down on me right now. Now I know that I love you. I miss you. Eddie, you made such a great impression on my life, and I want to thank you for everything you've ever given me. I want to thank you from my heart and tell you that I love you and I'll never forget you. And now we'll see each other again. I love you, Eddie. अब क्रिस का जो फ्रेंड एडी मर गया था, उसके बाद क्रिस की जो ज़िंदगी थी पूरी चेंज हो गई। वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। वो पहले जैसे पब्लिक को एंटरटेन करता था, अब वो इतना एंटरटेन नहीं करता था, और बहुत सारी चीज़ों में उसकी हैबिट चेंज हो गई थी। उसे बार बार याद आती थी एडी की। 19 जून 2007 को क्रिस एक मैच खेलता है, वो उसकी लास्ट मैच होती है। उसके बाद 22, 23 और 24 को उसे अलग अलग इवेंट में जाना था, बट वो इवेंट में पहुंच नहीं पाया। वो क्यों इवेंट में पहुंच नहीं पाया, उसके पीछे मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एडी गरेरो जो क्रिस का फ्रेंड था, उसका भतीजा शावो गरेरो, जो इवेंट्स में क्रिस जाने वाला था, उस इवेंट में शावो गरेरो क्रिस का पार्टनर था। 22, 23, 24 को इवेंट था। क्रिस को सुबह में फ़्लाइट पकड़नी थी शावो के साथ, बट उस दिन की रात को क्रिस ने एक वॉइस मेल भेजा शावो गरेरो को। अब शावो वो वॉइस मैसेज सुनता है, वो कुछ अजीब ही रहता है वो मैसेज। तो शावो गरेरो सोचता है कि क्रिस ने ऐसा वॉइस मैसेज क्यों भेजा है। तो शावो गरेरो फ़ोन लगाता है क्रिस को। उसके अंदर वो क्रिस को पूछता है क्या तो ठीक है। तो क्रिस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरे बच्चे को और वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें फूड पॉइज़न हो गया है। तो शावो कहता है ठीक है। अब उसके बाद सुबह में 3:30 बजे क्रिस शावो को मैसेज करता है, डॉक्स पूल एरिया के पास है, गैरेज का डोर खुला है। ये मैसेज अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे आया है, सुबह की उनकी फ़्लाइट है। तो शावो सोचता है कि ये 3:30 बजे ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है। फिर नैन्सी के फ़ोन से ये मैसेज आता है। तो फिर से शावो सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा मैसेज क्यों भेज रहा है। शावो सोचता है अभी थोड़े घंटे में तो मैं क्रिस से एयरपोर्ट पे मिलने वाला हूँ और उसके बाद हमारा इवेंट शुरू होगा, तो वहाँ पर उसे पूछ लूँगा कि भाई क्या हुआ था, तूने रात को ऐसे हलते भलते मैसेज क्यों भेजा था। तो शावो उस टाइम पे मैसेज को सीरियसली नहीं लेता है। उसके बाद सुबह में जब वो एयरपोर्ट पहुँचता है तो क्रिस आता नहीं है। अब इवेंट में क्रिस विदाउट नोटिस कोई भी इवेंट में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जो WWE रेसलिंग के एम्प्लॉयज़ थे वो लोग सब लोग टेंशन में आ गए कि ऐसा क्रिस ने कभी किया नहीं है। उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया कि आप जाकर एक बार चेक करो वहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस क्रिस के घर पर पहुँचती है तो पुलिस को डैनियल, क्रिस का लड़का 7 साल का, उसकी लाश मिलती है। वाइफ नैन्सी, उसकी लाश मिलती है, और क्रिस, उसकी भी लाश मिलती है। अब पुलिस शॉक हो जाती है और हर कोई परेशान। रेसलिंग के जितने क्रिस के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, हर कोई दुखी, हर कोई परेशान। फटाफट उस दिन का इवेंट कैंसिल किया जाता है और क्रिस को ट्रिब्यूट दिया जाता है 3 घंटे के लिए। बट बाद में पता चलता है कि क्रिस ने खुद ने अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का मर्डर किया था। उसके बाद खुद को फांसी लगा ली। जैसे ये चीज़ लोगों को पता चलती है, क्रिस के जो कलीग्स, क्रिस के फ्रेंड, रेसलिंग की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिस का नाम लेना बंद कर डालती है। हर किसी को क्रिस के ऊपर गुस्सा आता है कि क्रिस ने अपने छोटे बच्चे और वाइफ को क्यों मारा। उसके बाद पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है डिटेल के साथ। 22 जून 2007 को क्रिस ने अपनी वाइफ को मारा। रिपोर्ट्स में उसकी वाइफ की बॉडी में से अलग अलग ड्रग्स मिले। प्लस उसकी वाइफ को बांधा हुआ था,
ऐसा भी आता है कि मरने से पहले उसकी वाइफ ने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए। 23 जून को उसने मारा डैनियल को, बट डैनियल मौत के पहले बेहोश था। डैनियल की मौत का रीज़न था सफोकेशन, दम घुटने से उसकी मौत हो गई। 24 जून को क्रिस ने अपने आप को फांसी लगा दी और वो मर गया। तो अब ऐसा क्या हुआ कि क्रिस ने अपनी वाइफ और बच्चे को मार दिया? अब एक चीज़ तो यहाँ पर सबके दिमाग में आई कि हो सकता है उसने स्टेरॉइड्स लिया था तो गुस्से में उसने ये सब चीज़ें कर दी। बट सेकेंड चीज़ बहुत ही अलग थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया था तो पता चला था उसका जो ब्रेन था वो 85 इयर्स के अल्जाइमर पेशेंट की तरह था। डिटेल में आपको कहूँ तो उसका ब्रेन इतना डैमेज हो गया था कि उसे बहुत टाइम समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। उसका अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, उसका जजमेंट ख़राब हो गया था, बिहेवियर ख़राब हो गया था, वो एंजाइटी में चले गया था, डिप्रेशन में चले गया था। उसे समझ में नहीं आता था कौन से टाइम पर कैसे रिएक्ट करना। तो लोगों ने ये भी थियरी लगाई कि ये भी एक रीज़न हो सकता है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था और उसने ये सब चीज़ें की। अब उसका ब्रेन इतना डैमेज कैसे हुआ था? तो उसका ब्रेन इसलिए इतना डैमेज हुआ था, शुरुआती टाइम से वो हैवी हिट्स लेता था, सर पर काफ़ी चोट लेता था, वो डाइविंग हेडबट भी करता था तब भी उसे काफ़ी लगता था। अब उससे ब्रेन में इतनी इंजरी हुई थी, उसे खुद को पता नहीं था कि उसका ब्रेन इतना डैमेज हो गया है। और फाइनली उसका रिज़ल्ट क्या आता है? अपने वाइफ और बच्चे को मारकर खुद फांसी लगा लेता है। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर। सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, रीबर्थ की स्टोरी है, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी है, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है। तो अब ये सब कहानियाँ देखना आपको अच्छी लगेगी। उसके अलावा अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।